IMF का वक्त पाकिस्तान आया, स्टाफ लेवल मुआहदा तो नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आया, दैट्स वेरी इंकरेजिंग। अब IMF के माजी में ट्रस्ट इश्यूज थे, वो अब वेयर डू वी स्टैंड देयर, और वजीर खजाना तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, लेकिन वो वक्त ऐसे ही लौट गया। तो आपको क्या लगता है कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, इन प्लेस, और जल्द मामला तय पा जाएंगे? आदिल साहब, मेरे ख्याल से कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है IMF की पार्लेस के ऊपर, वो तो आपके पास बिल्कुल मौजूद है। इसके अलावा मेरी भी जो इंटरेक्शन हुई थी विजिटिंग जो सारी डेलीगेशन थी उसके साथ, तो यकीन माने वो बहुत कंफर्टेबल हैं, और वो बल्कि इस हद तक तारीफ़ कर रहे थे कि जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इस्लाहात का तय किया है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस किस्म की सपोर्ट, इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन ऑन द IMF प्रोग्राम पिछले 25-30 साल में नहीं देखी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जिसके ऊपर अलाइनमेंट की जा रही है, ऑल मेजर इशूज़ हैव बीन अग्रीड अपॉन, ड्राफ्ट्स हैव बीन एक्सचेंज, उसके बाद SLA भी अगले चंद दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर आपके सामने आ जाएगा। तो दे शुड बी nothing to worry about। परवेज मलिक साहब, माशी इशारिये तो दुरुस्त जानिब जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रोथ हमें अचीव करनी है। FBR का 600 अरब का शॉर्टफॉल है, IMF ने भी इस पर जोर दिया। अब दूसरा बड़ा इशू जो है, ऐसे शुबे, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की अगर बात की जाए, जिसमें टैक्स वसूली में जो है वो कमी है, तो उसको भी थोड़ा सा इकदाम करके ऊपर लाना होगा। क्या इन शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए जो है एक ऐसे वक्त में जब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, कितना चैलेंजिंग साबित होगा? देखें आदिल साहब, ग्रोथ यकीनन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क को तरक्की के सफ़र पे डालने के लिए, पर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, हमने 70 साल में बड़ी दफ़ा करके देखा है। तो मेरी आप जैसे दोस्तों से जो मईशत को कीनली फॉलो करते हैं, उनसे सिर्फ यही उम्मीद होगी कि इस दफ़ा हम क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देंगे। ये वो बूम एंड बस्ट वाली ग्रोथ नहीं होगी, इसको हम देरपा और पायदार और जामे तरक्की की तरफ हमें लेके जाना है। तो काइंडली प्लीज़ ऑल्सो डिफ्रेंशिएट के क्या शहबाज शरीफ साहब इस दफ़ा मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो स्टेबलाइजेशन हासिल करनी थी, क्योंकि आप बिल्कुल दिवालियापन के नहज पे खड़े हुए थे, उसका पहला स्टेप यही था कि आप स्टेबलाइजेशन अचीव करते। आपने स्टेबलाइजेशन अचीव की, उसको एंकर किया IMF प्रोग्राम के साथ, और उसके समरात गिरती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का आपकी मईशत के अंदर नज़र आ रहा है, आपकी डॉलर बॉन्ड्स की प्राइसेस में बढ़ावा, ये सारी चीज़ें उसकी तरफ निशानदही करती हैं। अब यहाँ से हमें वो ग्रोथ का सफ़र, जो पायदार और जामे ग्रोथ का सफ़र यहाँ से तय करना है। उसके लिए इस्लाहात, जो सप्लाई साइड के ऊपर जो हमारे प्रेशर्स, जिस तरह से हम एक्सेलरेटर पे पैर दबाते हैं, उनको किस तरह से अटेंड करेगी, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू डिफरेंशिएट हाउ दिस प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम। तो यहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब ने जो जामे प्रोग्राम तरतीब दिया था होम ग्रोन एजेंडे का, उसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो फाइनेंशियल कंसोलिडेशन एक उसके अंदर बुनियादी नुक्ता रखती है, बुनियादी अहमियत रखती है। तो जब आप फाइनेंशियल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना, और ना सिर्फ बढ़ाना शाहजेब साहब, उसके साथ साथ जो अंडर टैक्सड एंड अनटैक्सड लोग हैं उनके ऊपर बोझ को रिकैलिब्रेट करना, क्योंकि आप तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, दूध के डब्बे के ऊपर टैक्स लगा के इस निज़ाम को नहीं चला सकते। तो उसके लिए जो डिजिटलाइजेशन का इनिशिएटिव शहबाज साहब आगे स्टीयर खुद कर रहे हैं, उसकी ये मेरे ख्याल से अर्ली विंस भी आना शुरू हो गई हैं। और ये जो 600 अरब का शॉर्टफॉल है ना शाहजेब साहब, इसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके मुल्क के अंदर महंगाई, जो जब बजट बनाया गया तो 11-12% उसका तखमीना लगाया गया, आज वो 2% के ऊपर आ गई है, तो ऑटोमेटिकली जो रुपी वैल्यू है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। तो व्हाट यू शुड लुक एट इज के जी आपका टैक्स टू GDP की जो शरह है, जो परसेंटेज है, क्या वो ठीक ट्रैक के ऊपर है कि नहीं है। तो जो IMF ने हमें टारगेट दिया था वो तकरीबन 10.6% टैक्स टू GDP का था, और जो आखिरी क्वार्टर, ये जो सेकंड क्वार्टर क्लोज हुआ है, इसके अंदर वो शरह ने जो हमने हासिल की वो बियॉन्ड दैट 10.6% का नंबर था। तो पाकिस्तान इज ऑन द राइट ट्रैक। अब कोई मिनी बजट, कोई इस किस्म के एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स नहीं आ रहे, हमें सिर्फ डिजिटलाइजेशन और अच्छी इन्फोर्समेंट के जरिए, और जो हमारी लिटिगेशंस
जो कोटों के अंदर साल साल से फंसी हुई हैं, उसके जरिए इंशाल्लाह ताला जो रिवाइज टारगेट IMF को होगा उसके ऊपर FBR कंफर्टेबली उसको मीट करेगी। अच्छा अली साहब, हुकूमत के पास ऑप्शन था कि 10 रुपए पेट्रोलियम की कीमतों में कमी करे, लेकिन 10 रुपए लेवी में इजाफा कर दिया गया, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम लेवी को 60 से बढ़ाकर फी लीटर जो था 80 रुपए करने का ऐलान किया था, अभी भी वो मुकम्मल नहीं हुआ, 10 रुपए अभी आप पीछे। तो कब तक लेवी का टारगेट पूरा हो जाएगा ताकि ये जो रिलीफ है वो आप आवाम को दें और एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू हो, जो कि आपकी परफॉर्मेंस है उसका? देखें आदिल साहब, गुजारिश ये है कि अगर हमने पायदार और वो जो जामे तरक्की जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, अगर उस सफ़र पे चलना है ना, तो उसके अंदर एक बुनियादी रुकावट जो हमारे सामने खड़ी है वो खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली है वो है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पैदावारी लागत है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो चीज़ें पैदा होती हैं, जो प्रोडक्शंस आपकी आती हैं, वो एक्सपोर्ट मंडियों के अंदर आप उनको कंपेरेटिव नहीं रहते। इसके अलावा जिस तरह से आप गर्मियों के सीज़न के अंदर जाएंगे, लोगों के घरों के अंदर पंखे चलेंगे, AC ऑन होंगे, तो बिजली की खपत जब बढ़ेगी तो वो बोझ जो बिजली की कीमत की वजह से आवाम के ऊपर आके गिरता है ना, वो किसी भी और तकलीफ के सामने कुछ भी, मेरे ख्याल से उसके सामने कोई और चीज़ कोई अहमियत ही नहीं रखती। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है, उन्होंने वो ये फैसला किया है कि खसारे करके नहीं, कर्जे लेके अगली नस्ल को गिरवी रखवा के नहीं, हम अपने जो माशी जो हम अपनी जो रेवेन्यू जो अपनी रिसोर्सेज जनरेट करेंगे बाय मेंटेनिंग द पेट्रोलियम प्राइसेस एट दिस लेवल, उस पैसे से हम बिजली की जो लागत है उसको कम करेंगे। और उन्होंने ये तक वादा किया है कि मैं एक एक पैसे की हद तक जिम्मेदारी उठाता हूं कि जो पैसा या जो वसाइल यहां से हम इकट्ठे करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत को बरकरार रख के, ना सिर्फ वो पर इससे कहीं गुना ज्यादा वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मैं एक मटीरियल बिजली की रेट के अंदर रिडक्शन अक्रॉस द बोर्ड, फैक्ट्रियों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, कमर्शियल के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे आम सारिफ के लिए अक्रॉस द बोर्ड मटेरियल रिडक्शन वो अगले चंद हफ्तों के अंदर, बल्कि इसी महीने के अंदर अनाउंस करने जा रहे हैं। तो अगर ये चीज हम सामने रखें कि महंगी तरीन बिजली और सस्ता तरीन पेट्रोल इस खित्ते का पाकिस्तान में था, तो अगर उसको रिकैलिब्रेट करें, इस चीज को भी रखें कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने अदवार के अंदर पिछली हुकूमत के अंदर 330 रुपए के पेट्रोल की कीमत को गिरा के 255 रुपए के ऊपर ले आए हुए हैं। इस हुकूमत के अंदर तकरीबन 25-30 रुपए की रिलीफ पेट्रोल के अंदर वो पहले दे चुके हैं। तो अगर यहां पे कीमतें बरकरार करके अगर वो बिजली एक मटीरियल अंदाज के अंदर, खातिर ख्वाह अंदाज के अंदर अगर रिड्यूस कर देते हैं गर्मियों के सीजन में जाने से पहले, जिससे लोगों का बोझ भी हल्का हो जाता है, हमारी कंपेरेटिव भी इंडस्ट्री हो जाती है, चिमनियां दोबारा से उसके अंदर से धुआं देने लग पड़ती हैं, फैक्ट्रियां बहाल हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। तकलीफ जरूर है पर इसको सही जगह के ऊपर अगर हम सर्फ करके पाकिस्तान को पायदार तरक्की के ऊपर हम डाल देते हैं तो इट विल बी अ विन विन का सौदा। मैं इस पे इतनी गुजारिश करूंगा। और बाकी जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो वजीर आजम साहब चंद दिनों में आपके सामने खुद पेश कर देंगे और आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक और अहम मामला, हुकूमत ने सोलर जो सार्फिन है जिन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं उनसे हासिल होने वाली बिजली की कीमतों में कमी का फैसला किया है। यानी आप जो यूनिट 27 रुपए में खरीद रहे थे सार्फिन से, अब उसकी कीमत 10 रुपए तक गिर गई है। उससे सार्फिन को, मिडिल क्लास सार्फिन को बड़ी हिट पड़ेगी। हुकूमत का मौकिफ तो यह है कि सोलर सार्फिन का बोझ जो है वो ग्रिड सार्फिन पर पड़ रहा है, लेकिन अगर मिडिल और लोअर क्लास सार्फिन सोलर पर चले गए हैं, अब वो सोलर लगाना छोड़ देंगे। क्या वजह है इस पॉलिसी के पीछे? 60 रुपए फी यूनिट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और वो सोलर पर चला जाता है, अब वहां सोलर पर भी जो रिलीफ उनको मिल रहा था वो वापस ले लिया जाएगा। आदिल साहब, सबसे पहले तो ये कि जो लोग सोलर के ऊपर ग्रीन मीटर लगवा चुके हैं उनके किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही। वो उसी तरह उसको लाइसेंस के मुताबिक उस बेनिफिट को अवेल करते रहेंगे। ये जो पॉलिसी के अंदर तब्दीली आई है ये प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर आई है ताकि लोग अपने फैसले एक एजुकेटेड अंदाज के अंदर कर सकें। अब गुजारिश ये है कि जब बिजली की लागत ही शहबाज शरीफ साहब एक बड़े अंदाज में कम करने जा रहे हैं और उसके बाद जो ग्रिड से बिजली अवेलेबल होगी वो कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव या कहीं ज़्यादा वर्केबल हो जाएगी,
रहेगी तो लोगों को ये अननेसेसरी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उससे कोई अपनी रोज़मर्रा की अशिया, अपने लिए कोई गाड़ी या किसी और चीज़ के ऊपर वो पैसे सर्फ कर सकेंगे। जो बुनियादी सोच आदिल साहब वो इस इंटरवेंशन के पीछे है वो ये है कि जो ग्रिड है उसको चलाने के लिए तकरीबन 3-4 हज़ार अरब का सालाना खर्चा आपको होता है। और अगर उसके अंदर अगर जो डिनोमिनेटर है, जो यूनिट कंजम्पशन है, अगर वो गिरती चली जाए तो जो लोग पीछे रह जाएंगे, जो कमज़ोर तरीन लोग होंगे, जो सोलर की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते होंगे, जो पैनल नहीं खरीद सकते होंगे, तो ये जो खर्चा है वो एक छोटी बेस के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये यूनिट और ज़्यादा महंगा होता जाएगा। तो हम उसको कीमत घटा के और कंजम्पशन को ग्रिड पे मैक्सिमाइज करके कोशिश कर रहे हैं कि बिजली को आम सारिफ की कुव्वत खरीद के अंदर ले आए। एंड ये वो सोच है जिसके मुताबिक ये पॉलिसी चेंज की जा रही है। बट कोई लोग जो ग्रीन मीटर के ऊपर कन्वर्ट कर चुके हुए उनके लिए कोई रद्दोबदल नहीं की जा रही। और आज भी अगर कोई आप जैसा आदमी जिसकी 20-25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है, अगर वो माशाल्लाह उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो 2.5-3 साल 4 साल के अंदर फिर भी अपनी पेमेंट रिकवर कर लेगा। पर हम अपनी हर इंटरवेंशन ऐसी करेंगे जिससे आपकी ग्रिड की बिजली ही इतनी सस्ती हो जाए कि वो आप 20 लाख रुपए की अपनी मर्जी से जाके गाड़ी खरीदने, आप उसके ऊपर सोलर के ऊपर जाया ना करें। बड़ी खूबसूरती से आप मेरी तनख्वाह का जिक्र करें, मैं ज्यादा उसमें डिटेल भी नहीं जाना चाहता। वर्ल्ड बैंक 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो अनाउंस हुई है हेल्थ में और एजुकेशन सेक्टर में, क्लाइमेट चेंज पर, जिसकी हमें जरूरत भी है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग तो उन्हें दी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमारे पास उसकी पॉलिसी, क्या कोई डॉक्यूमेंट है, क्या कोई इंप्लीमेंटेशन का प्लान हमारे पास मौजूद है, या मतलब गुज़श्ता हुकूमतों की तरह हवा में बातें होंगी, सरमायाकारी आ जाएगी, लेकिन ना तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ना आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनकी तादाद में कमी आएगी, ना क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं ना वो हम मीट कर पाएंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टमेंट गुम हो जाएगी। आदिल साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पहली बात तो ये किसी एक साल के अंदर नहीं आनी। ये वर्ल्ड बैंक का जो 10 ईयर कंट्री फ्रेमवर्क पाकिस्तान के साथ तय पाया था, जिसके अंदर उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास आके उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, तो ये उसकी तरफ आपने शायद इशारा किया है। तो इसमें जो डिप्लॉयमेंट होगी वो तकरीबन $2-2.5 बिलियन की आपकी सालाना होगी। और उसमें बिल्कुल जो शोबे आपने जिनकी निशानदेही की है उसके अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट्स लाके अपने आप को, अपनी इंप्लीमेंटेशन को वहां पे फास्टन करना पड़ेगा। तो फिर ही ये पैसा टेंजिबल आपकी रिलीफ की शक्ल के अंदर, टेंजिबल आपकी इंप्रूवमेंट की शक्ल के अंदर ट्रांसलेट होगा। तो ये वो चीज, ये वो रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। तो आप जो काबीना के अंदर जो वहां पे डेडिकेटेड वजीर आ गए हैं, आप जानते हैं बहुत सी मिनिस्ट्रियां थी जहां पे आपके पास एक डेडिकेटेड वजीर मौजूद नहीं थे। अब उनकी स्टूवर्डशिप में के अंदर IMF की जो वर्ल्ड बैंक की लोकल यहाँ पे टीम है उसकी मदद के साथ, और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपनी मैनेजमेंट का तरीकेकार है जिसके अंदर वो मिनट बाय मिनट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लेते हैं, उनका जायजा लेते हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह इन 6-7 एरियाज के अंदर जहां पे हमें ये सपोर्ट मुहैया हुई है, चाइल्ड स्टंटिंग की आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्लाइमेट रेजिलियंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, बाकी शोबों के अंदर, इन स्कूल एनरोलमेंट के अंदर, इसके अंदर हमें खातिर ख्वाह अपनी इंशाल्लाह प्रोग्रेस दिखाएंगे तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं।